there was a term known as center of gravity. Center of gravity. सो सीजी के अंदर हम क्या करते थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर पूरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड यहां पर क्योंकि 4 किलोग्राम की पूरी ऑब्जेक्ट है, ये पूरी रॉड है 4 किलोग्राम की, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो कितना होगा? 4g होगा. बोलो ये दोनों चीजें समझ में आई क्या सबको? यार इसमें तो नहीं Yes. अटक रहे हो ना कोई? ओके, ठीक है. सो ये दो चीजें अगर अपने को समझ में आ चुकी हैं, तो अब देखो यहां पर आपने एक सपोर्ट दिया हुआ है इसको, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे आपने अगेन इसको एक नाइफ एज का सपोर्ट दिया हुआ है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाइफ एज सपोर्ट? देखो ये कुछ इस तरीके का सपोर्ट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे रखी हुई है. अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टॉप पॉइंट बहुत ही पॉइंट साइज्ड है, काफी ज्यादा पॉइंटेड है, ऐसा एकदम नुकीला है. खा सो ये हमने नाइफ एजेस पर इसको सपोर्ट कर रखा हुआ है. अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया हुआ था टॉर्क में पॉजिटिव कब लिया जाता है और नेगेटिव कब लिया जाता है. यार अगर किसी को याद हो तो मेरे को बताओ, तो फिर मजा आए कुछ. सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव. काउंटर क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं, बहुत बढ़िया. एंड क्लॉकवाइज में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. वेरी गुड. अब जरा समझो, ये आपकी पूरी की पूरी जो रॉड है ना, वो बैलेंस्ड कंडीशन में है. अरे यार, बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब क्या है? द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. जीरो. राइट. तो अब सोचो, ये जो आपने सपोर्ट लगा रखा हुआ है, ये सपोर्ट क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगाएगा आर, उसको मैं पहले वाले सपोर्ट की रिएक्शन बोल रहा हूं R1. ये दूसरा वाला ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, दैट इज R2. सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2. एक फोर्स है R1 अपवर्ड लग रहा है, दूसरा फोर्स है R2 अपवर्ड लग रहा है. 6G और 4G नीचे लग रहे हैं. क्या मैं सिंपली नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो लिख सकता हूं? बिकॉज द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, इधर उधर नहीं जा रही है. सो नेट फोर्स में क्या लिख सकता हूं? जीरो. सॉरी, एफ नेट फोर्स नहीं, सिर्फ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. सो नाउ एफ नेट इक्वल्स टू, अगर यार ऐसा होता है ना, जब थोड़ी तबीयत अपनी अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो हाथ कुछ और कर रहे होते हैं, दिमाग कुछ और कर रहा होता है, बॉडी कुछ और ही कर रही होती है, और साला अपन कुछ और ही कर रहे होते हैं. अभी अभी मेरे साथ थोड़ा पता नहीं ऐसा ही कुछ चल रहा है. भाई तुम सोच, ऐसा नहीं सोच ना बुढ़ा हो गया ये इंसान, दिमाग नहीं काम कर रहा है, पागल वागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, देखो. सो हो क्या रहा है भाई? ये R1 ऊपर की तरफ, ये R2 ऊपर की तरफ. चलो मैं अगर अपवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लूं, तो ये R1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये R2 पॉजिटिव हो जाएगा. तो भाई ये पहला रिएक्शन R1 पॉजिटिव, ये दूसरा रिएक्शन R2 पॉजिटिव. लेकिन 6G तो भाई मेरे डाउनवर्ड लग रहा है, और जब वो डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे. तो इसको उठा लिया मैंने माइनस में. ये 4G भी डाउनवर्ड लग रहा है, इसको भी क्या लेंगे? माइनस लेंगे. तो ये हो गया माइनस. और नेट फोर्स तो तूने क्या लिखा रखा है? जीरो है. बोलो दिक्कत इसमें किसी को? अब थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन मार देते हैं इस पे. R1 प्लस R2 दैट इक्वल्स टू -6G -4G -10G, और -10G इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस का 10G. बोलो इक्वेशन नंबर 1. यहां पे आके बात तुम्हारी अटकी. R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 10G, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज व्हाट आई हैव. मैंने ये फोर्सेस को बैलेंस किया हुआ है. ठीक है. अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थी, तब मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया. केविन, कैन यू टेल मी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कौन सी चीज बैलेंस्ड होगी? नेट टॉर्क जीरो होगा. नेट टॉर्क जीरो होगा, बिल्कुल सही है. सो और नेट टॉर्क निकालने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. CCW को पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज को नेगेटिव. तो चलिए, because it is in rotational equilibrium, hence net torque that will be equal to zero.
ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब क्या टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं? जैसे फोर्स को हम हर जगह पे कंसिडर कर रहे थे, क्या हमें किसी पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क को लेना होता है या कहीं से भी टॉर्क को ले सकते हो? सो द आंसर इज किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट आपको अपने टॉर्क को कंसिडर करना होता है। एंड द स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एम कंसिडरिंग, जहां से मैं कंसिडर कर रहा हूं कि सॉरी, कि जहां से मैं कंसिडर कर रहा हूं कि इस बॉडी पर टॉर्क मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर से मैं इसके टॉर्क को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब देखो ये पॉइंट तुम्हारा फिक्स हो गया, R2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये इसको किधर घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये तुमने यहां फिक्स कर दिया, R2 ऊपर लग रहा है, ऐसे इसको घुमाएगा इस तरफ को। तो मेरे को बताओ क्या ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, काउंटर क्लॉकवाइज, ग्रेट। क्या ये इतना डिस्टेंस कोई मेरे को निकाल के बता पाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? पूरी रॉड है 70, 25 सेंटीमीटर। पूरी रॉड है 70, ये इतना है 10। तो ये जो CG है, बिकॉज द बार इज यूनिफॉर्म, बार अपनी यूनिफॉर्म है, इसीलिए ये CG जो है वो 35 पे आएगा। और ये 35 पे आया तो इस 10 को माइनस कर दोगे तो आएगा 25, यानी ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, राइट। बट क्या 25 जो सेंटीमीटर हमारा आया वो सेंटीमीटर SI यूनिट है लेंथ का? नो सर। नहीं है। तो क्या इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं सर, सब सेंटीमीटर में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब सेंटीमीटर में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कर डालते हैं। सो R2 जो अपना यहाँ पर है, R2 जो अपना यहाँ पर है और ये इतना है 25, सो दिस विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये हो गया R2 इंटू 25। ये सेंटीमीटर में चल रही है कहानी, ठीक है। अब देखो दूसरा, इस R1 को देखो, ये R1 इसको कहां लेके जा रहा है? यहां पे तुमने फिक्स कर रखा है, फोर्स ऐसे ऊपर को लग रहा है, सो ये किस तरफ लेके जाने का ट्राई करेगा? क्लॉकवाइज लेके जाने का ट्राई करेगा। एंड क्लॉकवाइज में हम टॉर्क को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव। सो R1 इंटू क्या आएगी वैल्यू भाई, सोचो। 25। राइट है, बिल्कुल 25 आएगा। ये 6G क्या करेगा? देखो इस पॉइंट के इधर है, इस पॉइंट के इस तरफ है, और 6G फिर एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट विल बी 6G। ये तो फोर्स है, डिस्टेंस सोचो कितना होगा? 5। कैसे पता चला? सर 30 है वो एक एंड से, तो सेंटर से। और टोटल 35। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक का टोटल 35 है और ये इतना 30 है, तो 35 माइनस 30, दैट दिस मच डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 5। सो दिस 5, ये नेट टॉर्क आ गया और इसके इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे, राइट। On simplifying the equation, what we are going to have is 25 यहां से हमने कॉमन ले लिया, so this will be R2 minus R1 equals to, ये टर्म उधर चला जाएगा तो 5 6 30 into G, लेकिन प्लस गया है तो ये हो जाएगा माइनस। so R2 minus R1 that equals to minus 1.2 G। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है ना? देख लो भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? नो सर। नो सर। ओके, सो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, एक है R1 प्लस R2 की और एक है R2 माइनस R1 की। क्या हम फाइनल वैल्यू बता सकते हैं इसकी? कैन वी डू दैट? यस सर। बता दो यार। यू हैव टू इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो।
Sir, R2 4.4 Sir, और R2 4.4 G, 5.6. R1 5.6 5.6, R1 आ रहा है कितना? 5.6 G 5.6, 5.6G, 5.6 G एंड R2 कितना आ रहा है? 4.4G. 4.4 G 4 G. 4.4 G. सो ऑलमोस्ट ये 56 न्यूटन के अराउंड आएगा और ये 44 न्यूटन के अराउंड आएगा। मैं जी की वैल्यू को 10 कंसिडर करके चल रहा हूँ इन दैट टाइम, ठीक है। लेकिन जब आप इस आंसर को लिख रहे होगे तब आपको मेरे जैसा आलसी नहीं बनना है, ठीक है। यू कांट बी लेजी लाइक मी, क्योंकि मैंने ये कर लिया हुआ है, ठीक है। मेरा तो चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारी ये छोटी छोटी बातों के लिए नंबर उड़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ तुम 9.8 ही रखना। तो यार 9.8 रख के मेरे को फाइनल आंसर बता दो, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। बताया नहीं यार अभी तक तुम लोगों ने आंसर। सर कर रहे हैं। सर R1 का 54.88 न्यूटन और R2 का 53.12। 53.1। 43.1. 43. ओके, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो, ऐसा देखने में ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा था क्वेश्चन, पर सॉल्यूशन देखा कितना एकदम अजीब, एकदम पिद्दू जैसा आ गया, सिंपल सा होके, है ना। तो लाइफ में भी ऐसे ही जो चीजें तुमको ऐसी भयंकर दिखती हो ना, डरने का नहीं, उसको इस क्वेश्चन की तरह देख लेने का। और ये क्वेश्चन की तरह देखोगे तुमको लगेगा यार इतना सिंपल था सब कुछ, अटेम्प्ट करना है। चलिए मूविंग अहेड। एक क्वेश्चन और लैडर वाला है, वो भी करवा देते हैं। कि कर लिया आप लोगों ने एनसीईआरटी से? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। रीड कर दो यार, वो लैडर वाला एक क्वेश्चन है अपना, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। ओ भाई क्वेश्चन रीड करना है यार, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। Sir, यस। a 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in figure. Find the reaction forces of the wall and the floor. ओके, थैंक यू आस्था। सो यहाँ पर बच्चे अपने पास क्या है, एक लैडर मैंने आपको सैफरन कलर से रिप्रेजेंट कर दी हुई है, ठीक है। आई होप ये सैफरन आपको विजिबल होगा, मैं ऐसा विश कर रहा हूँ। और नहीं है तो अज्यूम कर लेना, ये जो मैंने स्लैंट लाइन ड्रॉ करी हुई है वही है तुम्हारी लैडर, ठीक है, और कोई लैडर नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये आपकी वॉल है। वॉल और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के एंगल पर है। और ये जो लैडर है, इसका फीट इस पॉइंट के ऊपर रेस्ट में है, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। और जो लैडर की लेंथ है वो अपने को 3 मीटर दी हुई है। पहले तो एक सिंपल ज्योमेट्री का मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही आपके दिमाग में कौन याद आता है? इतनी Pythagoras. भयानक इंप्रेशन, Pythagoras। बिल्कुल इतनी भयानक इंप्रेशन एक ही बंदे की है, राइट एंगल ट्रायंगल आया नहीं कि तुरंत पाइथागोरस याद आता है। फ्रैंकली बताऊं, मेरे को ये साहब का नाम लिखने ढंग से नहीं आता था। जब स्पेलिंग लिखनी आती है ना तो बड़ा ही अजीब, पाइथागोरस ऐसा है, तो थोड़ा अजीब हो जाता है, बट लेट इट बी। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी 9 और ये माइनस हो जाएगा 1। 9 माइनस 1 दैट इज 8, उसका रूट निकालोगे तो दैट विल बी 2 रूट 2। यस, सो 2 रूट 2 मीटर, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। आई होप आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर खुद तो किए जा रहे हो और हमको बताए जा रहे हो कि आई होप ऐसे नहीं करो। चलो पूरा कर देते हैं। This is point A, this is point B, and this is point C. AC square equals to AB square plus BC square. So BC square equals to AC square minus AB square. Values replace करोगे तो 9 minus 1 that is 8, that is 2 root 2. ये BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। इतने मीटर हो गया ये। चलिए
अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये मतलब निकालना क्यों? अभी तो क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया, पहले इसको क्यों निकाल दिया? भाई जरूरत पड़ने वाली है, मेरे को पता है एक्सप्लेन नहीं किया क्वेश्चन, पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने निकाल दिया। अब क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? देखो, ये है तुम्हारा वॉल, ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है? और इसके ऊपर लैडर ऐसे पड़ी हुई है। अरे लैडर है यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी लैडर है। देखो, तो ये लैडर इसके ऊपर कुछ ऐसे लगी हुई है। चलिए मैं इसको रिजिडली फिक्स कर देता हूँ। ये हो गया लैडर, ठीक है? और क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा हुआ है, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि जो वॉल है वो हमारी फ्रिक्शनलेस है। ये जो वॉल है ना, ये फ्रिक्शनलेस है। एंड बिकॉज इट इज फ्रिक्शनलेस, तो ये कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अप्लाई करने वाली है। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? ओके। अब इसका एक एंड जो है, लैडर का एक एंड जो है वो इसके ऊपर ऐसे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो दिस विल अप्लाई सम रिएक्शन फोर्स ऑन दिस। इसके ऊपर क्या करेगा ये वॉल? एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखो, मैं उस रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर कोई उसमें स्टिक हो जाए, फंस जाए, तो मेरे को बताना, ऐसा घबराना नहीं, बताना, ठीक है? देखो, ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स ड्रॉ किया है, जो इस वॉल ने इस लैडर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाई है उसके लिए। बोलो समझ में आई क्या इतनी बात? यस सर। भाई थम्स अप देके भी आप ऐसा एक्नॉलेज कर सकते हो। आज यार थोड़ा गला खराब है, तो तुम लोग अगर ऐसा करते रहोगे ना, तो मेरे को पता चलता रहेगा हाँ समझ में आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ये लास्ट वाले बेचारे हमारे तनय, प्रथम, प्रांशु, विधान, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। Sir, I am currently not at home, so I am unable to switch on my camera. नो प्रॉब्लम बच्चे, बट तू मेरे को थम्स अप दे दे, थम्स डाउन कर दे, तू कुछ तो मेरे को बता के हाँ सर पल्ले पड़ रहा है, बस यार इतना ही तो चाहिए यार Okay, तुझे। sir. कौन सा Okay, मैं तेरे sir. से यार, बस बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू प्रांशु। प्रथम, विधान, ये लोग भी मतलब ऐसा क्या यार, इतना तो क्या ही, या तो डर रहे हो इतना ज्यादा, किससे डर रहे हो यार? कोई ऐसा थोड़ी आने वाला है कि कोई तुमको, जो टीचर है तुम्हारा, वो तुम्हारे घर चले आएगा यार। टेंशन नहीं लो ऐसा, बिल्कुल, है ना? देखो, सो ये है आपकी वॉल जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही है इधर। तो ये हो गया लेट्स से F1 है ये, तो मैंने इसको F1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? अब देखना, जब ये वाला पार्ट, जब ये वॉल यहां पर रखी हुई होगी, जब मतलब ये जो हमारी लैडर है जब यहां पर पड़ी हुई होगी, तो अगेन ये ग्राउंड हमारा जो है एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। एंड उस नॉर्मल रिएक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी इस लैडर की? नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी? नॉर्मल टेंडेंसी बच्चे इसकी ये होगी कि जब भी इस चीज को आप ऐसे रखोगे, तो इट विल ट्राई टू गो लाइक दिस, इट विल ट्राई टू गो लाइक दिस, ऐसे जाने का ट्राई करेगी। यस और नो? देखो, Yes, sir. ये ऐसे Yes, जाने sir. का ट्राई, ऐसे गिर गिर जाने का ट्राई करेगी, ठीक है? यानी ये वाला जो एंड है ना, ये लास्ट वाला एंड जो है वो पीछे जाने का ट्राई करेगा। बट क्वेश्चन में अगेन ये बोल रखा हुआ है कि फीट जो है वो किस में है? रेस्ट में है कि नहीं है? फीट इज एट रेस्ट, ऐसा क्वेश्चन Yes. में कहीं लिखा हुआ है। तो बिकॉज फीट आपका रेस्ट में है, तो एक चीज उससे और क्लियर हो जाती है, एंड दैट थिंग इज कि इस पर कोई इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी तो ये पीछे की तरफ नहीं जा रही है। क्यों Yes. तक्ष? Yes, sir. ओके, सो इस फोर्स को, इस अनजाने फोर्स को हम नाम दे देते हैं F। अब तुम बोलोगे सर ये F है? नहीं भाई नहीं, ये F1 है। सर ये F है? नहीं, ये N है। सर ये क्या है? सर ये F है, जिसकी वजह से हमारा ये जो फीट है ना लैडर का, वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, वो पीछे की तरफ नहीं खिसक रहा है। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक पॉइंट अभी हमने पढ़ के रखा हुआ है जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या लैडर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इसको तुम ऑब्जेक्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, मानते sir. हो।
तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? एक्सेप्शन लग है रही क्या होगी। ये? नहीं। न्यूटन बाबा ने इसके लिए कुछ अलग बना रखा है? नहीं, इसके ऊपर भी No, ग्रेविटी sir. लग रही होगी। बिल्कुल। सो इस पॉइंट के ऊपर इस पर लग रही होगी ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी लेट से W, W जितना जो फोर्स है वो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो ये सारी चीजें आपको कंपोनेंट समझ में आए क्या? कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लग रहे हैं? अगर हाँ Yes. तो एक थम्स अप दे दो। हृदय, हृदय जोशी, चलिए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, इसको समझने के बाद नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस एट द वॉल एंड द फ्लोर। वॉल यानी कि ये जो अपनी वॉल है यहाँ का रिएक्शन फोर्स कितना है, और ये जो फ्लोर है इसका रिएक्शन फोर्स कितना है, ये दो चीजें हमारे मेन टारगेट लिस्ट में है। इन दो चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पे अपने को समझने हैं। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है? Yes, sir. So for translational equilibrium, sum of all the forces acting on a body should be equal to 0. 0. Right? बिल्कुल। तो देखो फोर्स लग कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो ये एन वर्टिकल है क्या? सोच के बोलो। हाँ sir. राइट। क्या ये एफ वर्टिकल है? नहीं, नहीं sir. नहीं है, नहीं है। क्या ये F1 वर्टिकल है? नहीं है, इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है। क्या ये W वर्टिकल है? यस, Yes. वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ये वर्टिकली अपवर्ड्स और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक चीज क्लियर हो गई, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। सो मैंने लिखा F net equals to 0। दैट मीन्स N और W कैसे होने चाहिए? Equal. इक्वल होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। जितना ऊपर लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड जाना चाहिए। Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो एक चीज अपनी क्लियर हो गई, लेकिन क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक ही डायरेक्शन में अपने को देखना है? नहीं sir. No, sir. नहीं, हॉरिजॉन्टल भी चेक करना पड़ेगा। तो भाई मेरे हाँ। हॉरिजॉन्टल भी चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इस तरफ लग रहा है, ऐसे इधर की तरफ, और ये F1 इधर लग रहा है। तो अगेन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0। नेट Yes. फोर्स अगर 0 है तो जितना आपका ये F होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा? F1। F1. सो F इक्वल्स टू, हमने लिख दिया F1, वी आर कॉलिंग इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज योर पॉइंट ए। ये आपका पॉइंट ए है। मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आप मोमेंट्स लेते हो, लाइक टॉर्क फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है। Yes, sir. यहां जिस पॉइंट को आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, दैट पॉइंट A. इज ए पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट लेने जा रहा हूं। ठीक है? सो पॉइंट Yes, ए sir. यहां पर है। तुम्हारा क्वेश्चन जरूर ये हो सकता था कि सर कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। आंसर इज यस, लेकिन इन दैट केस योर कैलकुलेशन विल बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस हो चुके हैं। तो इनके लिए निकालोगे, फिर एक इसके अबाउट लेते हो तो दो फोर्स ही हो जाएंगे, एक ही अजीब हो जाएगी कंडीशन। तो सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो दो फोर्स तो अपने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ दो फोर्स, W और F1। एंड बिफोर आई आस्क कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होएगा क्या, मैं आपसे टॉर्क का फॉर्मूला पूछना चाहता हूं। बताओ टॉर्क की इक्वेशन क्या है? R vector cross R F. cross F. R क्रॉस F, राइट। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। इसमें R हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? Perpendicular.
परपेंडिकुलर point to डिस्टेंस। भाई ये चीज तुम कहीं टैटू करवा लो अभी के अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा विचित्र चीज जो बच्चों को लगती है ना वो यही है कि सर डिस्टेंस क्यों ये लिया, क्यों वो नहीं लिया, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। 50 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में झोल की वजह से। भाई मेरे ये जो डिस्टेंस अपन लेने वाले हैं ना, वो डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो चलिए लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये इतना डिस्टेंस, बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. से लग नहीं रहा है यार तुम दोनों का, तुम लोगों का। भाई ये फोर्स है, ये W है जो डाउनवर्ड आ रहा है, ये W है आपका जो फोर्स की लाइन अपन ने बनाई हुई है। तो फोर्स की लाइन ये रही, और इस पर परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इतना आएगा। पूरा 1 मीटर का लैडर यूनिफॉर्म है, तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, राइट? yes sir. ओके। अब देखो सेकेंड है फोर्स आपके पास ये, तो इस फोर्स को मैं ऐसे एलोंगेट अगर कर दूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना है? और इज द 2 root परपेंडिकुलर 2. डिस्टेंस? BC. 2√2। बिल्कुल, BC या 2√2 जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? नेट टॉर्क 0 लेंगे, सो टाउ नेट इक्वल्स टू लेंगे 0। अब ये W इसको किस तरफ घुमाने का ट्राई करेगा? सोचो सोचो, इस बात को सोचो। Clockwise. यहां से ऐसे रखा हुआ है, यहां फिक्स है, W ऐसे लग रहा है, तो ये इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज लेके जाने का ट्राई करेगा। एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। Negative. यस। सो माइनस ऑफ W इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर वाला? 0.5 है, प्लस अपने पास आ जाएगा, देखो F1 फोर्स है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2√2, बट पॉजिटिव या नेगेटिव तो समझना। ये Positive. पॉइंट, इस पर फोर्स में ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज। Counterclockwise. बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। F1 इंटू 2√2 दैट इक्वल्स टू आ गया 0। सो इक्वेशन विल बी, W की जगह पर mg हम यूज करेंगे। मास ऑफ द लैडर इज गिवन 20 किलोग्राम, सो -20 इंटू जी की जगह पर चलिए मैं 10 यूज कर लेता हूँ, 0.5 प्लस F1 इंटू 2√2। बाय सॉल्विंग दिस कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? इसको पूरे को सॉल्व करके आप मेरे को F1 की वैल्यू बता दो। मैंने 10 लिया हुआ है, लेकिन आपको 9.8 ही लेना है जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करके दे दिया हो कि G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Sir, 34.6. 34.6। okay, so F1 की वैल्यू इज गोइंग टू बी 34.6 न्यूटन। गुड। अब बिकॉज F1 मिल चुका है तो यहां से F भी अपने को मिल जाएगा, तो चलिए F निकाल देते हैं। so F equals to also 34.6 न्यूटन। F और F1 दोनों अपने को मिल चुके हैं। नाउ N की वैल्यू क्या होगी? 196. 196. यस, 196 न्यूटन। सो N आपको मिल चुका है, F1 आपको मिल चुका है, ठीक है। दोनों रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर दिए हुए हैं। अब लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स अगर आप ऐड करना चाहो, एंगल और ये सारी चीजों का, तो देखो ये है आपका F की वैल्यू कितनी है? 34.6 न्यूटन, राइट? तो ये वैल्यू है 36.4 न्यूटन, और ये N की वैल्यू क्या है? 196 न्यूटन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, और उसमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है,
तो उस टाइम पर रिजल्टेंट उसके नजदीक आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो इन दोनों का, ये जो f है और ये जो n है, इनका जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो n के नजदीक साइड मिलेगा, n की तरफ मिलेगा, राइट? यस सर। सो इसको लेट से हम बोल रहे हैं F2। तो ये जो F2 है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ n एंड f। अगर पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको निकालें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हो, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितनी हो चुकी है, 90। सो cos थीटा यानी cos 90 जीरो हो जाएगा। इवेंचुअली जो आपको F2 इक्वल्स टू मिलेगा वो होगा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। यस, सो ये भी आप सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है आंसर बता दो। आंसर क्या है? सर 200। ओके, सो ऑलमोस्ट 200 जितनी अपनी वैल्यू आएगी, 200 न्यूटन की वैल्यू होगी। प्रॉब्लम किसी को? इफ यस देन आस्क, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। प्रथम, सम्यक, आदित्य, हृदय। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चंस भी आपको जो मिलेंगे वो सेम पैटर्न के ऊपर मिलने वाले हैं, एंड जिसमें हमने सॉल्व कराया हुआ है सारे क्वेश्चंस। इफ यू नीड दैट तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है आपके गूगल क्लासरूम वाली बैच में अपलोड कर दूंगा। यहाँ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ टू हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, किस तरीके से आप इसको स्टार्ट करोगे, तो वो यहाँ पर हमने देख लिया हुआ है। बाकी और सारे क्वेश्चंस के अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको गूगल क्लासरूम के अंदर जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? और अगर किसी बच्चे का कोई स्पेसिफिक डाउट है प्लीज आस्क। अगर आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को समझना है, यू कैन आस्क। बताइए, है क्या कोई ऐसा? सर आज के दिन ही होमवर्क शीट ओपन करी है, इसके पहले कभी नहीं ओपन करते। समझता हूँ, और आप मतलब आप आज के दिन पूछ रहे हो तो अब आज से करना चालू कर देंगे, लेकिन सिर्फ आज बोल देंगे कि आज से करना चालू कर देंगे, कल से फिर से हम अपने एडवांस वाले काम में बिजी हो जाएंगे। सर यस अवीश। सर आप ये वीडियो 2-3 डेज में अपलोड करवा दो, क्योंकि हमारी 24 से एग्जाम चालू है, चैप्टर है उसमें। अरे तू बोल यार, मैं आज ही तेरे को पर्सनली मैं भेज देता हूँ। तुम लोग बोलो तो सही, तुम बोलते नहीं हो ऐसा कुछ कि तुमको ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सर 5, 6, 7 चैप्टर की मींस कुल 5, 6, 7 चैप्टर है एग्जाम में। भाई एक चीज पहले तो मैं एक जनरल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको अगर एक्स्ट्रा कोई भी चैप्टर की जरूरत हो तो हमारी रेगुलर बैचेस के अंदर जो हमारी डेली क्लासेस होती हैं उनमें काफी सारा पार्ट चला हुआ है, और सेम पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं। सो डोंट हेजिटेट, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं देन आई एम योर एनिमी, तब मैं आपका दुश्मन बन रहा हूं। बट भाई मेरे, तुम मेरे को मैसेज करोगे लेट लपेट सही, आई विल रिप्लाई यू। अगर तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है या ऐसा कोई वीडियो मांगा है तो। बाकी अगर तुम पूछोगे सर कोर्स कब पूरा कर रहे हो, आई विल नॉट रिप्लाई, क्योंकि पहले हमारे एग्जाम का तो कुछ पैटर्न निकल करके आए। चलो कोई नहीं, गुड। तो दिस इज द पार्ट। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ चीजें ओमिट हो चुकी हैं, बाहर निकल चुकी हैं हमारे सिलेबस में से। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट, लेकिन आपको जेई के अंदर जरूर उसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये सारी चीजें आपको समझनी रहेंगी, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में से उसको कर दिया है, बाहर कर दिया हुआ है। सो डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है।
अब जो अपने को समझना है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन. कितने लोगों को चैप्टर नंबर 3 की याद आई इसको सुन करके? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सुन करके कितने लोगों को चैप्टर नंबर 3 की याद आई? Being more specific, v equals to v0 plus at या u plus at, s equals to ut plus half of at square, 2as equals to v square minus u square. इसकी याद कितने लोगों को आई ये नाम सुनते इक्वेशंस ऑफ मोशंस? ओके, कुछ लोग तो हैं जिनको ये लगा कि हाँ ऐसा कुछ होगा. बिल्कुल सेम पैटर्न पे बच्चे, जैसे वहां पे आपने ड्राइव किया हुआ था जिस पैटर्न के ऊपर, अगर आपको याद हो तो आपने लिखा पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर dt को इस तरफ भेज दिया तो dv इक्वल्स टू a dt हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv दैट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt आ गया, फिर यहाँ पर आपने लिमिट लिखी हुई थी u टू v, तो इसका इंटीग्रेशन v लिख करके, और ये पूरी कहानी जैसे तुमने करी हुई थी. सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी यू हैव टू डू फॉर रोटेशनल मोशन. अब मेरे को ये बताओ, एनालॉजी जो हम लास्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे थे उसमें फाइनल वेलोसिटी जो है उसको मैं किसके एनालॉगस बोल सकता हूं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के. ओमेगा. यस, ओमेगा के. और जैसे यहाँ पर हम v नॉट यूज करते थे, वैसे यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा नॉट बिल्कुल यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप एक्सेलरेशन बोलते थे, वहां एक्सेलरेशन का एनालॉजी क्या हो जाता है? अल्फा. अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. जो आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बोलते थे, वो डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेट कर जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से. राइट. तो फटाफट इस इंटीग्रेशन को अंजाम देते हैं और हम निकाल लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. बहुत ज्यादा टाइम मैं इसका आपका नहीं लेने वाला हूं इसमें. सबसे पहले आपको कंसिडरेशन समझने होंगे. क्या कंसिडरेशंस हैं? कंसिडरेशन में सबसे सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अभी तुम लोग ये नहीं सोचना कि यार नाम सिद्धनाथ पांडे लिखा हुआ है एंड ये फोटो में मैम क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना. ठीक है सर, आप ही बोलते हो. देखो फर्स्ट इक्वेशन जो कंसिडरेशन बच्चे हम देख रहे हैं ना, उसमें जैसा आपको याद हो तो हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे थे. यहां पर हमारी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है. इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है. और एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात बताऊं तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. जैसे आपने एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी बोला था, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन थोड़ी चीजें जो कंसिडरेशंस में अपने को लिखती हैं. सो लेट अस कंसिडर दैट एट t इक्वल्स टू 0 द angular velocity of the body is omega naught. After t equals to t time, the velocity becomes omega because angular acceleration alpha is there. और alpha वहां पर है, इसका मतलब velocity क्या कर रही होगी? vary कर रही होगी, change हो रही होगी. और change हो रही है तो पहले अगर omega naught है, अब बदल के कितनी हमने assume करी हुई है? omega assume करी है. So in that condition, if I define alpha, so alpha equals to हो जाएगा rate of change of angular velocity, that is d omega by dt. From here d omega equals to alpha dt. d omega का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, that equals to integration of alpha dt. ओमेगा के लिए लिमिट्स देखो, शुरू में कितना था? ओमेगा नॉट. फाइनली कितनी हो गई? ओमेगा.
सो ओमेगा नॉट टू ओमेगा, टाइम की लिमिट देखो, शुरू में 0 एंड फाइनली कितना हो गया t। अरे यार समझ में आया तो थम्स अप दे दो। ओके, सो ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो गया, और कहां से कहां तक, सो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। एंड मूविंग अहेड, अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, मैंने आपको बताया हुआ था एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फा को मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट आएगी 0 टू t। सिंपल। नाउ यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस द अपर लिमिट, अपर लिमिट को पहले रिप्लेस करना होता है। सो लेट्स जस्ट डू इट। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस करके लोअर लिमिट, ये हमने कर दिया, दैट इक्वल्स टू अल्फा t minus 0. So equation will become omega equals to omega naught plus alpha t. Just similar to this. बस यहाँ v को किससे रिप्लेस कर दिया है, v नॉट ओमेगा से, v नॉट को किससे, ओमेगा नॉट से, a को अल्फा से, t तो एज इट इज है। दिक्कत किसी को इसमें, एनीवन? नहीं है, गुड। So after understanding this, we are moving towards the second equation of motion, और second equation of motion में हम s की बात करने वाले हैं, like ये वाला s की बात करने वाले हैं, और s किसके एनालगस है, यहाँ पर थीटा के एनालगस है। So what basically we are going to do, हम आपको angular velocity define करवाते हैं। Angular velocity can be defined as rate of change of angular displacement. So omega equals to d theta by dt. d theta को सब्जेक्ट बनाइए, so d theta equals to omega times dt. अब हम ओमेगा की जो वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है ना, जस्ट उसको यहां रिप्लेस करते हैं। so d theta equals to omega plus omega naught into क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रेट कर दो, d theta का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सॉरी अल्फा टी, ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यस। सो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी dt, और कहां से कहां तक, तो 0 टू t तक। इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर भी 0 टू थीटा हो जाएगी। सो थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, 0 टू थीटा इक्वल्स टू यहां ओमेगा नॉट dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स रिप्लेस कर दो 0 टू t, प्लस अल्फा कांस्टेंट, और t का इंटीग्रेशन इट विल बी t स्क्वायर बाय 2। सो t स्क्वायर हमने यहीं पर रखा एंड बाय 2 आगे लिख दिया, और लिमिट अगेन 0 टू t वाली तो है ही। सो मूविंग अहेड, पहले अपर लिमिट, तो थीटा माइनस 0 दैट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर माइनस 0। सो थीटा इक्वल्स टू आ गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है फॉर रोटेशनल मोशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन जो है वो भी सेम पैटर्न पे आपको डिराइव करनी है। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा, अल्फा को डिफाइन करते हैं, अगेन यही वाले टर्म को देखना। सो अल्फा इक्वल्स टू जो इक्वेशन अपने पास है दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये हमने इक्वेशन यहां पर पहले लिख दी। ओके, नाउ अगर मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने दोनों कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। सो कैन आई से दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हैं इसको ऐसा? यस सर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने कोई नया नाम दिया है क्या? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ऐसा नहीं, dt को आपने गलती से एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ। sorry so this will be alpha equals to d omega by d theta as it is, और ये वैल्यू जो आएगी that will be omega। चलिए हमें d theta को एक तरफ रखना है, यानी कि हमें वैल्यूज उसके
करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम डी थीटा को इस तरफ भेज दे रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा. इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा. ओमेगा की लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा है, थीटा की लिमिट्स 0 टू थीटा है, अल्फा कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, सो अल्फा बाहर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा, दैट इक्वल्स टू ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2. ओमेगा स्क्वायर बाय यस, और कहां से कहां तक? सो आंसर विल बी ओमेगा नॉट से ओमेगा तक. चलिए वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं हम, सिंपल से काम रह गया है. पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, सो अल्फा थीटा माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. 2 को यहां भेज दो तो 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर. दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन. क्लियर है क्या सबको ये बात? ये समझ में आ गया है? गिव मी अ थम्स अप अगर हाँ, नहीं तो बताओ. ओके, अगर आपने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना सही से सीखा हुआ है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी. बस आपको v, अल्फा और इनके सबके बीच का रिलेशन, क्या इनके सिमिलैरिटीज हैं, उनको समझ करके चलना पड़ेगा. So let's have a break for 5 minutes and after that we will start. So here we are going to derive the relation between work and torque. So the title for the theory is work done by torque. And for that you have to understand this diagram. आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो थियरी सच में बाउंसर जाएगी, क्योंकि डिफिकल्ट यहीं से होना वो चालू हो जाता है. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लाइन विच इज बीइंग ड्रॉन बाय मी. सो आपको ये इसका जो पूरा बेसिक है वो पता चल जाए. अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन कर रही है. वो रोटेशनल मोशन जो कर रही है उसके लिए जब मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया तो इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट वाज ऑन पॉइंट P1. इस पॉइंट P1 पर था, ठीक है. और उस टाइम पर वो एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म कर रहा था दैट एंगल वाज थीटा. इस थीटा एंगल के साथ वो यहां पे था. और बिकॉज इट इज ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो ये जो पाथ होगा उसका वो एक सर्कल जैसा बनेगा, और उस सर्कल की जो रेडियस आएगी दैट रेडियस इज अज्यूम्ड टू बी R1. R1 ले रहे हैं हम उस रेडियस को, ठीक है. एंड जिस पॉइंट पर अभी वो है दैट इज द पॉइंट P1. एंड मैं इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा एलोंगेट कर दे रहा हूं. दिस इज द एलोंगेशन ऑफ रेडियस वेक्टर. ये रेडियस वेक्टर का थोड़ा सा एलोंगेटेड पार्ट है. नाउ इसकी जो मोशन है बच्चे, दैट मोशन इज समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके की मोशन है. सर्कुलर मोशन देख लो, थोड़ा सर्कल जैसा पाथ ट्रेस हो रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ है ना, सर्कुलर पाथ. ओके, तो अगर मैं बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करूं, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर अज्यूम करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं. सो प्रेजेंटली वो थीटा पर है और यहां से वो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हुआ कितना, तो मैंने अज्यूम किया डी थीटा जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है. ऐसा CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज में बहुत ही छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर कंसिडर किया है. बात समझ में आई इतनी? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, यस आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट. एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, देखना ध्यान से. दिस इज द टेंजेंट. ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. सो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री. बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा. एंड लेट्स से इसी पर इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट्स से F1 मैग्नीट्यूड का. F1 मैग्नीट्यूड का इस पर एक फोर्स लग रहा है.
डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और फोर्स इस तरफ लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, उस एंगल को मैं अज्यूम कर रहा हूं φ1। समझ लेना इस बात को। ये φ1 किन दो चीजों के बीच का एंगल है? एक तो फोर्स और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? φ1 है। तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है ना, ये एंगल क्या अज्यूम कर सकते हैं? 90 माइनस φ1 ले सकते हैं क्या? Yes, sir. राइट। सो दिस विल बी 90 माइनस φ1। इसको हमने 90 माइनस φ1 ले लिया। Okay. Now, coming to the ओरिजिनल पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, जिसमें हमें वर्क फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं बहुत स्मॉल सा अज्यूम कर रहा हूं, जिसको मैं डी थीटा से लेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कैन यू टेल मी जो वर्क मैं फाइंड आउट करूंगा वो पूरी प्रोसेस का होगा या सिर्फ उतने पार्ट का होगा? ऑब्वियसली आंसर विल बी सर उतने ही पार्ट का होगा, बिकॉज अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा अज्यूम कर रखा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। यानी कि वो जो वर्क मुझे मिलेगा वो वर्क भी कैसा होगा? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो इतने से इतने पार्ट तक में जाने में करना पड़ा है। तो चलिए उस स्मॉल वर्क डन की वैल्यू हम निकालते हैं। वर्क डन का जो फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज स्मॉल वर्क डन dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर मैं जनरलाइज्ड करके लिखूं, सो दिस विल बिकम fs cos थीटा, where theta is the angle between displacement and force. Please remember that. ये थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो यहां फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल कितना है? φ1। तो फोर्स की जगह पर मैंने लिखा F1, और डिस्प्लेसमेंट में ये इतना जो पार्ट है बच्चे, इसको मैं ds मान ले रहा हूं, तो ये आ गया ds इंटू कॉस, और यहां हम क्या लिख दे रहे हैं? φ1 लिख दे रहे हैं। डाउट किसी को? No, sir. गुड। तो ये आ गया अपना इक्वेशन। नाउ यहां से एंगल डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, बुक 1 का चैप्टर नंबर 2। एंगल इक्वल्स टू आपने पढ़ा हुआ है आर्क अपॉन रेडियस। Yes, sir. यस। सो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस पर से अगर मैं आर्क यहां पर देखूं, एंगल है हमारा डी थीटा, आर्क है ds, और रेडियस क्या है? सो दैट इज r1, या r ले लो, r1 की जगह पे इसको r भी ले सकते हो। सो दिस इज डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन r। r को इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r टाइम्स डी थीटा हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या हम ds की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? Yes, sir. Good. So just replacing that, so dw will be equal to बोलो क्या हो जाएगा? F1 RD theta cos I1. Yes, f1 rd theta into cos φ1। ठीक है। बट ये जो φ1 की हम बात कर रहे हैं, दिस इज विच इज आर φ1, इसकी अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं अल्फा लेकर के चलूं, तो दिस φ1 एंड अल्फा, इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 है। तो ये जो अल्फा हमारा आएगा वो हो जाएगा 90 माइनस, सॉरी फाई जो हमारा आएगा दैट विल बी 90 माइनस अल्फा। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? अरे यार, ये एंगल को अगर मैं अल्फा लेके चल रहा हूँ, अल्फा अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो इन्हीं दोनों का तो एडिशन कितना था? 90 था। देखो कुछ इस टाइप का सीन बन रहा था। सो द एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स, ये वाला जो पहला आपका एंगल था जिसको आपने φ1 बोला था, और ये जो दूसरा है दैट इज अल्फा, इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 है।
तो यहां से मैं अगर phi1 की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी 90 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. रिप्लेस कर दो यहां पर लिख के. सो दिस इज f1 into r into d theta cos phi1 की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं 90 माइनस अल्फा. cos 90 माइनस थीटा क्या बोलते हो इसको? Sin theta. sin theta. So this will be f1 into r d theta as it is, और cos 90 minus alpha को हम क्या बोलते हैं? sin alpha बोलते हैं. So this will be sin alpha. अब जरा ध्यान से देखना, r f1 sin alpha into d theta. इससे कुछ याद आ रहा है क्या आपको? r f1 sin alpha. Sir, torque. टॉर्क, बिल्कुल. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का. सो दिस इक्वेशन विल बिकम टाउ टाइम्स डी थीटा which is equal to dw. So the small work done for a small angular displacement which is represented by dw, it is equals to torque times angular displacement. और ये थोड़ा लॉजिकल भी साउंड करता है. अगर आप थोड़ा प्रेशर डालो अपने दिमाग पे तो ये थोड़ा लॉजिकल भी साउंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फोर्स के एनालोगस क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में कौन होता है? टॉर्क होता है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने पर आपको यहां वर्क मिलता है, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट करने पर आपको यहां पर क्या मिलना चाहिए? वर्क मिलना चाहिए. राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब ऐसे ही अगर आपको पावर की इक्वेशन याद हो तो पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है. राइट? Yes, sir. जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो फोर्स के इक्विवेलेंट क्वांटिटी है हमारी टॉर्क इनटू वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है एंगुलर वेलोसिटी. तो टाउ इनटू ओमेगा करने पर आपको क्या मिल जाना चाहिए? पावर मिल जाना चाहिए. कोई मेरे को पावर की डेफिनेशन बताएगा क्या? चैप्टर नंबर 6 लास्ट जो टॉपिक्स थे उसमें पावर डिफाइन किया गया था. Rate of doing work. रेट ऑफ डूइंग वर्क. वेरी गुड. और रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड आउट करने का मतलब है ये जो मैंने वर्क फाइंड आउट किया है इसका मैं रेट फाइंड आउट कर दूं. सो जस्ट चेक इट आउट. dw by dt that equals to tau times d theta by dt. राइट? देखो रेट मैंने फाइंड आउट कर लिया जिसको मैं पावर बोल रहा हूं. सो पावर इक्वल्स टू dw by dt और यहाँ dw की वैल्यू थी टाउ d थीटा. सो dw की जगह पे हमने लिख दिया टाउ d थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया? dt आ गया. Now just recall the previous concepts. You will find that this d theta by dt is nothing but angular velocity. बोलते हैं क्या इसको? Yes, sir. Yes, sir. So power will be equal to torque into angular velocity, which is represented by omega. Give me a thumbs up अगर ये क्लियर हो गया है. तो वर्क डन और पावर दोनों हमने टॉर्क से फाइंड आउट कर दिए हैं. ओके, गुड. ठीक है. भाई बाकी जिन्होंने थम्स अप नहीं दिया हुआ है, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. एनीवन जिसको कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर ये स्टेप में मेरे को चाहिए थोड़ी हेल्प, बताओ. ओके. ऐसी एक और इक्वेशन जो बड़ी स्टैंडर्ड सी लगती है अब आपको, F इक्वल्स टू ma. राइट? ये इक्वेशन भी अपने को प्रूव करना है. अब आपको फिर से मैं वही एनालॉजी के अंदर लेके चलूं तो फोर्स किसके एनालोगस है? टॉर्क के. मास किसके एनालोगस है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, आई के. और एक्सेलरेशन जो नॉर्मल वाला है वो किसके एनालोगस है? एंगुलर एक्सेलरेशन के. सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टाइम्स अल्फा हो जाएगा. बट वी कैन नॉट से इट डायरेक्टली. हम इसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते, हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा. सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ. तो अभी जो हमने प्रूव किया दैट वाज पावर, रेट ऑफ जो डूइंग वर्क है, पावर जिसको मैं रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलता हूं, dw by dt से रिप्रेजेंट करते हैं.
इसका इक्वेशन आया टाउ इंटू ओमेगा, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आप सोचो कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W और डेल्टा के इक्वल हो सकते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं? दोनों के रेट को भी इक्वेट किया जा सकता है क्या ऑन अ सेम टाइम इंटरवल? Yes, sir. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये पावर तो हमने निकाल दिया हुआ है, वी आर कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम dk by dt फाइंड आउट करना चाहते हैं. सम ऑफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy for a rotational motion K was given as 1 by 2 I omega square. और कैसे आया था, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर में जब हमने v इक्वल्स टू r ओमेगा रखा था, तो इट वाज हाफ ऑफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. इस mr स्क्वायर को हमने I बोला हुआ था इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ ऑफ I इनटू ओमेगा स्क्वायर. दिस वाज द इक्वेशन for kinetic energy. So K equals to half of I omega square. मुझे dk by dt चाहिए. So just find out the rate of change. dk by dt that equals to 1 by 2. Inertia is constant. d by dt of omega square. Omega square का differentiation करो 1 by 2 I. Omega square का differentiation हो जाएगा 2 omega d omega by dt. Right? अब ये डिफरेंशिएशन के पार्ट आपके काफी सारे चल चुके होंगे आई थिंक, तो अब ये उतना सरप्राइज नहीं करना चाहिए कि ये कहां से आया, बट फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं, बिकॉज हमारा रूल क्या होता है डिफरेंशिएट करने का, वॉट एवर द पावर इज देयर उसको हम मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं, पावर में से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं. सो दैट इज द प्रोसीजर व्हिच वी आर फॉलोइंग ओवर हियर, एंड उसको फॉलो करने के बाद वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन हमारे पास आई. कृष्णा, कैन यू टेल मी ये डी ओमेगा बाय dt क्या होता है? Yes, sir, it is alpha. सॉरी, An angular acceleration. yes, represented by alpha. Good. So because this term is going to be alpha, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को. 1 by 2 I omega d omega by dt that is alpha, और यहाँ पर जो 2 है उसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया. So this is equals to I omega into alpha. This is your equation number 2. By work energy theorem, rate of doing work is equal to rate of change of kinetic energy, and if it is there, so first और second equation क्या हो जाएंगी? Equal. So tau omega equals to क्या हो जाएगा? I omega alpha. Omega omega cancel. So tau equals to क्या आ गया? I into alpha आ गया. वेक्टर फॉर्म में लिखें. This will be the final equation. डाउट किसी को? गिव अ थम्स अप अगर क्लियर है तो. Please raise your hand if you know the answer. अब ऐसा नहीं सोच लेना कि कंजर्वेशन का नाम आया इसका मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन अपने दिमाग में ऐसा ठूस ठूस के भरा गया है ना कि जब भी कहीं कंजर्वेशन आता है तो अपन यही बोलते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड. ना क्रिएट कर सकते, काम खत्म, बस यही. ऐसा नहीं है, बड़ा स्पेसिफिक सा बात है इसके ऊपर. चलो पूछ लेते हैं किसी से. केविन तुम बता दो. Sir, if no external force is acting, then the total momentum remains conserved. हर्ष एग्री करते हो क्या? Yes, sir. अबे चैप्टर नंबर 5 के अंदर तुम लोगों ने बाकियों ने भी पढ़ा हुआ है. डू यू ऑल Yes, sir. एग्री?
Okay, ठीक है. So, statement for the conservation of linear momentum was if the net force acting on a body is zero. अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जीरो है तब उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. दिस स्टेटमेंट इज व्हाट वी कॉल एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फोर्स जीरो होना चाहिए उस केस में. ठीक है. तो यार फोर्स के एनालगस आपने रोटेशनल मोशन में क्या देखा है तनय? कैन यू टेल मी द Torque. आंसर? ओके, टॉर्क. बहुत बढ़िया. तो व्हेन इट वाज अप टू लीनियर मोमेंटम, जब आपके पास ये लीनियर मोमेंटम की बात थी तब फोर्स जीरो था. एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या आएगा? नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आएगा. सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो. तो कोई अब मेरे को इसका स्टेटमेंट बना सकता है क्या? एनीवन? देखो अब ये केविन और हर्ष के अलावा मेरे को कोई आंसर देगा? यार ये आंसर मेरे को केविन और हर्ष के अलावा किसी से चाहिए, क्योंकि देखो एक रूल मैंने आपको बता दिया हुआ है ना? फोर्स अगर जीरो है तो उस टाइम पर उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. सो इसी तरीके से अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो क्या कांस्टेंट रहे, क्या कंजर्व्ड रहे, तो कौन सा रूल बन जाएगा? इन सारी चीजों को कंपाइल करके बताना है. Sir, Yes, when the Avish. total external torque acting on a rigid body is zero, the total angular momentum of the body is conserved. बहुत बढ़िया. So, if the net external torque acting on a rigid body, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. If the net external torque acting on a rigid body is zero, अगर rigid body के ऊपर एक्ट करने वाला net torque zero है, at that time the total moment angular momentum of the body is conserved. This statement is what we call as conservation of angular momentum. अब ये मेरे को रिपीट करके बता रहा होगा खुशिल. खुशिल, कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट? क्या है? Sir, if the net external torque acting on a body is zero, then the angular momentum remains conserved. बहुत बढ़िया. दृष्टि, कैन यू रिपीट द सेम? Sir, if the net external torque acting on a rigid body is zero, then angular momentum is conserved. ग्रेट. सो अगर मैं आपसे इस चीज को और डिटेल में लेके चलूं तो जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए आपने लिखा हुआ था P इक्वल्स टू mv, वैसे एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड L इक्वल्स टू होता है मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा. सो L इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा होता है. ठीक है. सो L इक्वल्स टू I टाइम्स ओमेगा, ये अपनी इक्वेशन है. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट टॉर्क है वो जीरो है तो उस टाइम पर उसकी इनर्शिया और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के क्या होगा? इक्वल होगा. दिस स्टेटमेंट शोज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब इससे एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो. क्या कंक्लूड कर सकते हो वो समझना. देखो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओमेगा के ऊपर से वैरी करेगी कभी? सोच के बोलना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन जस्ट थिंक. Yes, sir. So, Yes, sir. what will happen if I am increasing the velocity? अगर मैं angular velocity को increase कर रहा हूं तो अगर मेरे को इसे कांस्टेंट रखना है तो क्या होना चाहिए इस पूरी इक्वेशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम. मोमेंट कम होना पड़ेगा. एकदम सही बात है. यानी इफ यू आर इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. बोलो, समझ में आया क्या ये?
Yes, sir. अब सोचो, अगर मैं इसकी ओमेगा को रिड्यूस कर दूं, ओमेगा को मैं रिड्यूस कर दूं, तो उसका आई क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू आई? Increase होगा. Increase. जाएगा। बिल्कुल। सो अगर आप नोट्स कहीं आपने ओपन कर रखी हैं, तो 7.6 के अंदर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ दिस इज 0, और फिर वो पूरी स्टोरी देने के बाद नीचे कुछ ऐसा कंक्लूजन जैसा आपको लिख के दिया होगा, और वो कंक्लूजन वाली बात मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहां पर होता है, कहां ये यूज होता है? तो द फर्स्ट यूटिलाइजेशन जो है इस हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, आप देखोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर ग्रेविटेशन जो है उसके अंदर आप इसका फर्स्ट यूज देखने वाले हो, जिसमें प्लैनेटरी मोशन के अंदर अगर कोई प्लैनेट ऐसे सन के अराउंड इस ऑर्बिट के अंदर लेट से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इसका यूज हम ये प्रूफ करने वाले हैं, इस चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास है, दैट विल कम इन चैप्टर नंबर 8। वहां हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में जा रहे नहीं है। लेकिन इसके अलावा के जो दो एप्लीकेशन है वो हमें अच्छे से समझने हैं। और कौन से इनके दो जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? पहला तो एप्लीकेशन है, जब कोई बंदा, आप अगर स्विमिंग पूल में गए हो कोई बड़े वाले, तो उसमें ऊपर से जब आप कूदते हो, कोई जो एकदम स्पेशलिस्ट होता है इनमें, जब वो कूदता है तो वो अपने आप को पूरा ऐसे घुमा डालता है, ऐसे रोटेट कर डालता है, और अपनी बॉडी के पार्ट्स को श्रिंक करने का और एक्सपांड करने का काम कर रहा होता है मिड वे में, राइट? तो ऐसा क्यों करता है वो? तो चलिए उसको हम समझते हैं। देखो, अगर आपके पास वो नोट्स पड़ी हुई हैं तो उसके अंदर चेक करना, सबसे पहला हमारा ये जो भाई होगा ना, वो कुछ इस तरीके से खड़ा होगा। ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर। अभी हंसो नहीं यार तुम इस पे, ये है बंदा है अपना, ठीक है। तो ये पहले ऐसे खड़ा है, ठीक है। फिर जब ये जंप मारना चालू करता है तो ये अपने हाथों को और पैरों को पकड़ लेता है, ऐसे ग्रैब करने का ट्राई करता है। थाई के ऊपर वो अपने हाथों को ऐसे पुल करने का काम करता है, रोक देने का काम करता है। यानी कि वो अपने लेग्स को और आर्म्स को, उसका जो लेग है और आर्म है, उसको अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लेके जाने का ट्राई करता है। और अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो उसकी रेडियस कम होती जा रही है, और रेडियस कम होती जा रही है तो सामने ओमेगा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बिकॉज इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो मिड में जब ये यहां से कूद करके मिड एयर में होता है, तब जो उसका ओमेगा होता है वो हाई होता है, वो स्पिन बहुत फास्ट कर रहा होता है, ऐसे स्पिन कर रहा होता है। लेकिन बाद में जब उसको डाइव मारना होता है ना, तब चालाक बन जाता है। और चालाक कैसे? ऐसे डाइव मारता है। फिर वो ऐसे घूमते घूमते डाइव नहीं मारता है, फिर वो इस तरीके से, उसके हाथ ऐसे डाउनवर्ड्स आते हुए ऐसे जाते हैं। रीजन बीइंग, अब उसको अपना इनर्शिया बढ़ाना होता है। इनर्शिया बढ़ाने के लिए आर उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और आर अगर इंक्रीज करना है, या आर अगर इंक्रीज कर रहे हो, तो आई बढ़ जाएगा। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ओमेगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. नहीं आया? समझो समझो यार। देखो, पहले उसने क्या किया, डायग्राम्स को देखो तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। डायग्राम जो बना के दी हुई है ना, एक बार उसको देखो। शुरू में जब वो यहां से कूदा, जब वो यहां से जंप किया, तब उसने अपनी पूरी बॉडी को श्रिंक करने का काम किया, छोटा करने का काम किया। सो उसकी वजह से उसकी जो रोटेशन की रेडियस बन रही थी, वो रेडियस क्या हो गई? डिक्रीज। और रेडियस अगर डिक्रीज हो गई, तो रेडियस के डिक्रीज होते ही इनर्शिया भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अरे यार, अगर इनर्शिया डिक्रीज हुआ
तो एंगुलर मोमेंटम को तो तुमने कांस्टेंट रखना है, और एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मिड वे में, बीच रास्ते में वो क्या करेगा, एकदम फास्ट स्पिन करना चालू कर देगा, तुमको लगेगा वाह क्या बंदा है, राइट। लेकिन जैसे ही वो डाइव मारने जाएगा ना, तो अपनी पूरी बॉडी ओपन कर देगा, पूरी की पूरी बॉडी उसकी जो है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उस टाइम पर वो आर को अपनी इंक्रीज कर देता है, आर बढ़ती है तो इनर्शिया बढ़ जाता है, और इनर्शिया बढ़ गया तो आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है उसको तो आपको कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए ओमेगा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई इंक्रीज होता है तो ओमेगा डिक्रीज हो जाता है, यानी वो इजीली क्या कर जाता है, वाटर के अंदर लैंड कर जाता है। आई क्या बात समझ में? सिमिलर टाइप से आपने अगर देखा हो तो जब बच्चे जब आप भी छोटे से थे तब आप भी अपनी जगह पर ऐसे घूमने का काम करते थे, राइट, ऐसे ऐसे रोटेट होने का काम करते थे। लाइक मैं तो कभी कभार अभी भी कर लेता हूँ, जब मैं थोड़ा ऐसे शूज पहन लेता हूँ जब जिनकी हील्स थोड़ी ऐसी हाई होती है, तो उस टाइम पर क्या करता हूँ, हील्स को नीचे धसा करके और फिर घूम जाता हूँ उस पे। और घूमते टाइम अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स लगा लो ना, तो बहुत तेज अपने आप को घुमा सकते हो। और इसी फिजिक्स का यूज करके जो बैलेट डांसर होते हैं, देखा है क्या ऐसा, वो रिंग डाल करके और फिर घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहते हैं। कभी पैर आगे ऐसे फैला देते हैं, फिर उसको सिकोड़ लेते हैं, फिर ऐसे फैलाते हैं, फिर सिकोड़ लेते हैं। रीजन जानते हो ऐसा क्यों किया जाता है? इनर्शिया का मैटर है भाई सब कुछ। पैर जैसे ये लोग एक्सपांड करते हैं, इनर्शिया बढ़ जाता है, इनर्शिया बढ़ जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है। फिर पैर जैसे ये इस तरफ करते हैं, इनर्शिया कम हो गया, इनर्शिया कम हो गया, तो ये एंगुलर मोमेंटम ने तो कंजर्व्ड रहना है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनर्शिया घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, इनर्शिया बढ़ेगा, नथिंग एल्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर चल रहा होता है। क्लियर है क्या ये बात? ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इसके एप्लीकेशन थे। नाउ किसी को डाउट है क्या भाई? किसी को इश्यू, कोई डाउट अभी तक के पार्ट में, इतने में? ठीक है यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, इतना बढ़िया काम करते हो, जोरदार। नो सर। ओके, No, sir. ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। अब हम रोलिंग मोशन समझने जा रहे हैं, ठीक है? So let's move ahead with rolling motion. Before I move with that, we will have this is the last part of the chapter. तो चलिए, यहां पर है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसको हम यहां से ऐसे भेज रहे हैं, इस तरीके से जाने दे रहे हैं। तो अगर आप इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यू विल फाइंड कि जब ये इस तरीके से चल रहा होता है, जब ये इस तरीके से चल रहा होता है, तो खुद रोटेट भी हो रहा है, राइट? और एक ट्रांसलेशनल, एक लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा होता है। सो यहां पर दो टाइप की मोशन आपको देखने को मिलती है, एक तो ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल, और वो भी ऑन द सेम टाइम। देखो ध्यान से देखना, ये है, और इसको जब आप ऐसे भेजोगे, ये थोड़ा फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाती है। देखो ये समथिंग लाइक दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन। तो ये रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मूव भी, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। सो दो मोशन एक साथ हो रही है। और अगर आप इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, तो सरफेस के साथ हर बार कोई गिवन इंस्टेंट पर सरफेस के साथ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो टच कर रहा हो, लाइक दिस। अभी ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, थोड़ी देर बाद जब कहीं नए पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो एक नया पॉइंट यहां कांटेक्ट में आ जाएगा। मतलब पॉइंट चेंज होता रहेगा, बट जो भी टच होगा वो किसी एक ही पॉइंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा, सारे पॉइंट्स सरफेस के कांटेक्ट में होंगे नहीं।
तो इन तीन फीचर्स को मिला करके एक डेफिनेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। कौन कौन से तीन फीचर समझना। पहला है, एक तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होनी चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन में होनी चाहिए। दूसरा, ऑन द सेम टाइम रोटेशनल मोशन में भी होनी चाहिए, रोटेशनल मोशन में भी होनी चाहिए। एंड थर्ड, एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए हमारा जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, वो भी रेस्ट पर। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट एंड इट विल रिमेन ऑन रेस्ट, ये रेस्ट पर रहेगा। सो इन तीन फीचर्स को अगर हम मिला लें तो जो डेफिनेशन बनती है उसी डेफिनेशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। लेकिन इसकी एक खास कंडीशन है, एंड दैट स्पेशल कंडीशन इज कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना बच्चे, जैसे मैंने ये सरफेस लिया हुआ है तो ये थोड़ी स्लिपरी है, और क्योंकि ये थोड़ी स्लिपरी है तो इस केस में ये क्या हो जा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। तो एक कंडीशन जो इसमें आपको लगानी होती है, दैट कंडीशन इज कि स्लिप नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्लिपिंग। यानी रोलिंग मोशन के लिए एक कंडीशन ये है कि देयर विल बी नो स्लिपिंग, या ऐसा हम बोले विदाउट स्लिपिंग। ये चार चीजें समझ में आई कि आपको किन की हम बात कर रहे हैं। दीज आर दी फोर फैक्टर्स which are going to define the term rolling motion. फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन में होना चाहिए, दूसरा है रोटेशनल मोशन में होना चाहिए एक ही टाइम पर यानी साइमल्टेनियसली, और एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, और वो पॉइंट किसमें रहना चाहिए, रेस्ट में, और ये पूरी प्रोसीजर विदाउट स्लिपिंग होनी चाहिए। तब इन सारी चीजों को मिला करके जो डेफिनेशन बनाओगे, दैट डेफिनेशन विल बी नोन एज रोलिंग मोशन। सो एक बार मैं बोलता हूं एंड देन आई विल आस्क यू द सेम डेफिनेशन, ठीक है? सुनना बात को ध्यान से। A body is said to be in rolling motion without slipping. A body is said to be in rolling motion without slipping when it is in translational as well as in rotational motion simultaneously. ये दोनों पार्ट खत्म हो गए। फिर से सुनना बात को। A body is said to be in rolling without slipping. A body is said to be in rolling without slipping when it is in translational as well as in rotational motion simultaneously. And there is only a single point of contact of body and surface which always be in rest. Should I repeat? और कोई ऐसा है जिसको थोड़ा बहुत याद हो गया है? ओके, हर्ष ट्राई करना चाहता है। Sir, a body is said to be in rolling without slipping if it is in both translational as well as rotational motion simultaneously, and there is a single point of contact with the surface which is at rest at all the points. ओके, सो जो पॉइंट हमारा कांटेक्ट में है वो हमेशा किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। दृष्टि, कैन यू रिपीट द सेम डेफिनेशन? No. जैनल, यस सर। बताइए साहिब डेफिनेशन रोलिंग मोशन की। अबे म्यूट नहीं रखना है यार, डेफिनेशन बोलना है भाई। चलो लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनना बात को ध्यान से। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग व्हेन
it is in translational as well as in rotational motion simultaneously. Okay, and there is only a single point of contact of body and the surface, and this will be at rest. ये जो point है, जो contact वाला point है, this will be at rest. वो हमेशा जो भी point contact में आ रहा है वो किस में होगा? Rest में होगा. So this is the definition of rolling motion. Now we have to understand how it happens. किस तरीके से ये पूरी procedure हो रही है and क्या पूरी story है. So देखो, we are considering एक surface है हमारे पास. This is the surface. और इस सरफेस के ऊपर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है. जैसे मैंने यहां पर आपको एक रिंग जैसा दिखाया हुआ था, वैसे एक डिस्क हम अज्यूम कर लेते हैं और वो डिस्क क्या कर रही है, इसके ऊपर रोल करने का काम कर रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द जो ये हमारे पास डिस्क है, दैट इज द ओमेगा. ये ऐसे एंगुलरली जा रही है, इसका मतलब लीनियरली ये कहां जा रही होगी? इस तरफ जा रही होगी. समझो यार, देखो. यस सर. ये पॉइंट है, अगर ये इस तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारी कहां जा रही है? आगे की तरफ जा रही है ना, फ्रंट डायरेक्शन में. तो वही हमने इसको मोशन की जो डायरेक्शन है उसको फ्रंट शो किया हुआ है. सो हियर देयर इज अ डिस्क जो कि रोलिंग मोशन में है, जिसमें कोई स्लिपिंग की कंडीशन नहीं है, और इसमें हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, एंड दैट अजम्पशन इज कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास जो है, इसकी वेलोसिटी दैट इज VCM. VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और ये सेंटर ऑफ मास अगर आप ध्यान से देखो तो इसी लाइन के ऊपर, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करेगा? आगे जाता रहेगा. दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है हमारी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, दैट विल बी पैरेलल टू द लेवल सरफेस. ये आपकी लेवल सरफेस है, उस लेवल सरफेस से पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? अरे यस और नो? सो एवरी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल यहां पर अपने पास है, उन सभी पार्टिकल्स की, ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स यहां पे आप अज्यूम कर सकते हो, चाहे जितने पार्टिकल्स हो, वो सारे के सारे पार्टिकल्स के अंदर वेलोसिटी के दो मेजर कंपोनेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी ये सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होगा. लाइक इफ आई एम अज्यूमिंग अ पॉइंट ओवर हियर, अगर मैं एक पॉइंट यहां कहीं अज्यूम कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो इस पर भी एक वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट VCM हम इस तरफ रखेंगे, एंड दूसरा जो इसका आएगा वेलोसिटी का पॉइंट, दैट विल बी, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? सर R ओमेगा. R ओमेगा. वेरी गुड. बिकॉज यहां से अगर हम देखें, इस सेंटर से दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R, तो दूसरा एक इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी R टाइम्स ओमेगा, जिसको हम बोलेंगे रोटेशन के वजह से इस पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू रोटेशन. सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे ही फिसल रहा होता, सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट स्लिप हो रही होती, तो उस कंडीशन में ऐसे चल रहा होता, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती? सेम लीनियर मोशन चल रहा होता, स्ट्रेट लाइन में, सिंगल डायरेक्शन के अंदर ये सारी कहानी चल रही होती. एंड अगर ऐसा हो रहा होता तो सिर्फ इसके पास वेलोसिटी का एक सिंगल कंपोनेंट होता, वो सिर्फ इधर को ही जा रहा होता. लेकिन ये साथ में अपनी जगह पर रोल भी कर रहा है, रोलिंग भी हो रही है. तो रोलिंग हो रही है तो रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन में जो v वेलोसिटी होती है, जो लीनियर वेलोसिटी जिसे हम बोल रहे हैं, हर पार्टिकल की कैसी होती है? अलग अलग. सो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी दैट विल बी R टाइम्स ओमेगा, राइट? अरे यस और नो? सर. Okay. So
यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट अपने पास आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द रेडियल वेलोसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं वी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा r टाइम्स ओमेगा इफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पार्टिकल इज r, सो वी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। नाउ यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन, सर ये ओमेगा क्या है? तो भाई मेरे ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ये डिस्क की हमारे एंगुलर वेलोसिटी है। ये जो दोनों बच्चे अपने कंपोनेंट आ रहे हैं ना, दैट इज VCM, और जो दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट अपने पास आने वाला है, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर रीजन क्या है इसके पीछे का? V इक्वल्स टू R ओमेगा, अगर रोटेशन ऐसा हो रहा है तो कोई मेरे को बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? रोटेशन ऐसे हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अरे यार, रोटेशन लेट्स से ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो मेरे को ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? सर वो हर पॉइंट चेंज होता रहे। हाँ, हर पॉइंट पे चेंज तो होता रहेगा, बट एक रूल था जिससे हम ओमेगा का डायरेक्शन निकालते थे। किसी को नहीं याद है? अबे यार ऐसा नहीं करो।